नमस्कार। हम लोग थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर के पेपर वन और उसमें भी थर्ड जो यूनिट है, तीसरी इकाई है, उसमें भारत में समाजशास्त्र के विकास के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने भारतीय धार्मिक ग्रंथों और मध्यकालीन फ़ारसी और अरबी साहित्य और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं उनके बारे में, विदेशियों के विवरण और ब्रिटिश प्रभाव, इन सब के बारे में बात करी थी। भारत में समाजशास्त्र के विकास में सुधार आंदोलनों का भी बहुत योगदान रहा है। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास में मध्य वर्ग में जो भारतीय समाज में सुधार के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक प्रयास किए, उससे समाजशास्त्र के विकास में बहुत योगदान मिला। सुधारवादियों का प्रयास भारत में धार्मिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में सुधार करना था। कुछ उल्लेखनीय सुधारक बंगाल में राजा राम मोहन रॉय, महाराष्ट्र में न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे, राधाकांत देव, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद इत्यादि थे। राजा राम मोहन रॉय ने वेदों के साथ ईसाई धर्म की शिक्षाओं का समावेश करके देशवासियों को प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी जो बड़ा ब्रह्म समाज पर आधारित था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। आपने जातिवाद, अंधविश्वासों और अनुष्ठानों जैसे हानिकारक परंपराओं को दूर करने के लिए प्रयास किए और वेदों की पुरातन शुद्धता को स्थापित करने का प्रयास किया। आपने भारत में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करके नई शिक्षा का सूत्रपात किया और उत्तर भारत में दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय स्थापित किए। विवेकानंद ने राधा कृष्ण मिशन की स्थापना करी। इसके प्रमुख दो उद्देश्य थे। पहला, शिक्षित भारतवासियों को समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए उत्साहित करें और गरीबी और पिछड़ेपन का उन्मूलन करने का प्रयत्न करें। और दूसरा उद्देश्य था कि आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पाठशालाएं और छात्रावासों की स्थापना करें। इससे आपने सामान्य लोगों में शिक्षा का प्रसार किया और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, भारतीय वेदों का पश्चिमी देशों में प्रचार और प्रसार किया जाए। इसके लिए आपने अनेक पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक जागरूकता के लिए कई केंद्र खोले। साथ ही साथ राजनीतिक आंदोलनों का भी प्रभाव हुआ। समाजशास्त्र के विकास में राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव 1985 से देखा जा सकता है। A.O. ह्यूम ने इस वर्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी और गांधी जी ने इस कांग्रेस दल को जनसाधारण की राजनीतिक पार्टी बना दिया, जिससे अधिकतर सदस्य किसान, दस्तकार, नगर के व्यापारी और औद्योगिक मजदूर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस मूल रूप से राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रही। धार्मिक आंदोलनों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का सहयोग दिया और राजनीतिक आंदोलन से राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई और धार्मिक आंदोलनों ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। भारतीय समाजशास्त्र के विकास में इन वर्णित सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर समाजशास्त्रीय चिंतन की वैचारिक पृष्ठभूमि जो भारत में तैयार हो रही थी, वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करने वाले प्रमुख विद्वान आनंद कुमार स्वामी, विनय कुमार सरकार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विनय कुमार सरकार का कहना है कि भारतीय समाज में भौतिकवादिता और धर्मनिरपेक्षता दोनों की ही विशेषताएं विद्यमान हैं। आनंद कुमार स्वामी ने कला के विकास पर जोर दिया और कला के माध्यम से जनसाधारण की जागृति पैदा करी। आपको भारत का प्रारंभिक सामाजिक व्यक्ति माना जाता है।
जिनके योगदान से भारतीय समाजशास्त्र का विकास संभव हो सका। स्वामी ने परंपरा और आधुनिकता के अंतर को स्पष्ट किया और पूर्व और पश्चिम की तुलना करके भारत के आध्यात्मवाद और मूल्यों को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ी शासकों ने भारत में प्रशासन चलाने के लिए यहाँ के रीति रिवाजों, सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं और मूल्यों को समझने की कोशिश करी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक अंग्रेज़ प्रशासकों और विद्वानों ने, जैसे हर्बर्ट रिजले, हटन, विल्सन, बिडेनपाल आदि ने भारतीय जनसमुदाय और इनकी विभिन्न संस्कृतियों का गहनता से अध्ययन किया, जो आगे चलकर समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि जिसने बनाई। 1914 में पहली बार बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। 1919 में बम्बई में पैट्रिक जेडीज ने की अध्यक्षता में समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इसी तरह 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की केंद्र की स्थापना हुई। अब हम बात करेंगे आधुनिक सामाजिक विचार और इसके लिए भारत में समाजशास्त्रीय विचारों के विकास की प्रवृत्तियाँ। पहला है पाश्चात्य शास्त्रीय परंपरा से प्रभावित। इस विचारधारा के मानने वाले विद्वानों का कहना है कि भारत में पश्चिमी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और अध्ययन पद्धतियों को काम में लेते हुए ही समाजशास्त्र का विकास किया जा सकता है। भारत में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिंतन से प्रभावित होकर जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म से संबंधित अनेक अनुभवात्मक अध्ययन यानी कि एम्पिरिकल स्टडीज़ किए गए। ऐसे अध्ययनकर्ताओं में डॉक्टर हटन, रिजले, घुरिये, D.N. मजूमदार, कापड़िया के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने उपयुक्त पर गहन अध्ययन कर समाजशास्त्र के विकास में अपूर्व योगदान दिया। हटन और मजूमदार ने भारतीय जाति व्यवस्था की सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत करी और डॉक्टर घुरिये ने विभिन्न समाजशास्त्रीय विषयों पर लिखा है, जिनमें जाति, वर्ग, व्यवसाय, परिवार, धर्म आदि मुख्य हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दूसरी है कल्चर एंड सोसाइटी, फिर सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, ये किताबें प्रमुख हैं। आपके प्रयत्नों से 1952 में पहली बार इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने सोशोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन शुरू किया। आज आप ही इस पत्रिका में प्रथम संपादक रहे और ये भारतीय समाजशास्त्र की दशा और दिशा तय करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर के एम कपाड़िया ने विवाह, परिवार और नातेदारी पर अपने अध्ययनों के आधार पर बहुत कुछ लिखा। आपने कई लेखों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जो पहली जो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और दूसरी हिंदू किनशिप। डॉक्टर मजूमदार ने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया। जाति व्यवस्था और ग्रामीण भारत के संबंध में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। आपकी पुस्तकों में उल्लेखनीय जो हैं वो हैं रेसेस एंड कल्चर्स इन इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो उन्होंने T.N. मदन के साथ लिखी थी, और अ ट्राइब इन ट्रांजिशन और कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज। इन विचारधारा से संबंधित अन्य विद्वानों में वे लोग आते हैं जिन्होंने धार्मिक विश्वासों और नैतिक विचारों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। उदाहरण के रूप में M.N. श्रीनिवास ने दक्षिण में कुर्ग प्रदेश में कुर्ग लोगों का इस दृष्टि से अध्ययन किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स इन साउथ इंडिया लिखी।
अन्य समाजशास्त्रियों ने भी इस प्रकार के अध्ययनों के लिए विशेष रुचि दिखाई, लेकिन भारत में ऐसे अध्ययनों की काफ़ी महत्ता और उपयोगिता पाई गई है। आपने भारत में जाति के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को समझने हेतु संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। आपकी इस पुस्तक के अलावा मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये दूसरी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और इंडियन विलेजेस, ये पुस्तकें बहुत ही प्रमुख हैं। यहाँ अनेक विद्वानों ने ग्रामीण अध्ययन यानी कि विलेज स्टडीज़ पर बहुत बल दिया। ये अध्ययन अमेरिका के समाजशास्त्रीय परंपरा से काफ़ी प्रभावित थे। भारत में एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई इत्यादि प्रमुख समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई। डॉक्टर दुबे की किताबों में से प्रमुख है इंडियन विलेज और इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस और द कामर। पहली दो जो पुस्तकें हैं उनमें शोध कार्यों के आधार पर ग्रामीण समुदायों पर बहुत कुछ लिखा गया है और साथ ही वहाँ चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति के कारणों का विश्लेषण किया गया है। डॉक्टर मजूमदार ने अपनी पुस्तक रूरल प्रोफाइल में ग्रामीण समाज का समाजशास्त्रीय दृष्टि से चित्रण किया है। डॉक्टर ए.आर. देसाई ने भारतीय ग्रामीण समाज पर काफ़ी कुछ सामग्री उपलब्ध करवाई। उनकी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें से रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया और रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र की इस परंपरा से संबंधित और अन्य प्रवृत्तियों सामाजिक आर्थिक कारकों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रवृत्ति को सामाजिक अर्थशास्त्र सोशल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इस प्रवृत्ति के विकास में डॉक्टर आर.के. मुखर्जी और डी.पी. मुखर्जी का विशेष योगदान है। राधा कमल मुखर्जी ने अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत दिया और इनमें आपने बताया कि सामाजिक मूल्य और परंपराएं आर्थिक जीवन को किस मात्रा में प्रभावित करती हैं। डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी ने अर्थशास्त्र से संबंधित प्राचीन ज्ञान को इतिहास और समाजशास्त्र से जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया। यद्यपि ये दोनों विद्वान प्रमुखतः अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इन्होंने अपने मौलिक चिंतन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन पर पश्चिम का काफ़ी प्रभाव होने के कारण यहाँ समाजशास्त्र का स्वतंत्र रूप विकसित नहीं हो पाया। यहाँ समाजशास्त्र के आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे की मान्यता है कि भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन और लेखन में उपनिवेशवाद का स्पष्ट प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। यहाँ के बुद्धिजीवी अब भी पाश्चात्य देशों के समाजशास्त्रियों के समाजशास्त्रीय चिंतन की दृष्टि से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, लेकिन वर्तमान में विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि अब समाजशास्त्र उपनिवेशवाद के प्रभाव से छुटकारा प्राप्त कर चुका है और अपना एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त कर चुका है। इसके बाद कल हम चर्चा करेंगे उन समाजशास्त्रियों की जिन्होंने परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित थे और उन समाजशास्त्रियों की जो पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिंतन से परंपराओं से प्रभावित थे। धन्यवाद।